देखिए बच्चों, पता नहीं रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1.25 देखिए क्या लिखा है। ड्रॉप possess 12 excess electron. It is kept in electric field 2.55 into 10 raised to 4 Newton per coulomb. Density of material is 1.26 gram per centimeter cube. This is the density of oil. Now as drop is stationary, weight is balanced by some other force. Here that force is electric force. Drop carry negative charge. तो वेट का ऑपोज तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो क्यूई कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। क्यूई कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। क्लियर? तो mg इज बैलेंस बाय क्यूई, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, g क्यूई। तो r क्यूब क्या हो गया? 3 ne डिवाइड बाय 4 पाई रो g। कैलकुलेट। क्लियर? r क्यूब मिल जाएगा आपको। अगर क्यूब रूट निकालना है तो 10 का पावर कंपलसरी 3 के मल्टीपल में चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी है, ये 10⁻1 बचेगा और ये -18। इसका क्यूब रूट निकालोगे 10⁻⁻6 और इसका क्यूब रूट निकालोगे। कैसे निकालना है नंबर का क्यूब रूट? यूजिंग कैलकुलेटर। नंबर 2 बार स्क्वायर रूट इंटू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट इंटू 8 टाइम्स स्क्वायर रूट इंटू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एंड देन इक्वल टू साइन। क्लियर? सो दैट विल गिव यू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Any doubt in this? Now, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1.26 जिसमें आपको कुछ डायग्राम दिए गए हैं। वो डायग्राम आप खुद टेक्स्ट बुक में देखिए। कौन सा डायग्राम वैलिड है, कौन सा डायग्राम वैलिड नहीं है, वो आपको खुद पता लगाना है। देखिए, वो आपको खुद पता लगाना है। विच डायग्राम इज वैलिड, विच डायग्राम इज इनवैलिड। थोड़ा ध्यान से देखिए। तो जो फर्स्ट डायग्राम है वैलिड और इनवैलिड एज फार एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंसर्न, ये डायग्राम वैलिड और इनवैलिड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.26। क्वेश्चन नंबर 1.26। चलिए सारे डायग्राम देख के बताइए। तो पहला डायग्राम इनवैलिड क्यों है? तो आज के ही पहले लेक्चर में, पहले वीडियो में आपको पढ़ाया गया कि किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे जब हम चार्ज रखते हैं, चार्ज रिमेन्स स्टेशनरी। चलो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर आप फर्स्ट फिगर देखो अपनी बुक में, देखो देखो बच्चों, देखो क्या है फर्स्ट फिगर में। सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की सरफेस को परपेंडिकुलर नहीं है। क्लियर? सेकंड फिगर देखिए बी। बी गलत है कि सही है? तो बी में आप देखिए पहला जो पोर्शन है वो सही है। पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकली, नेगेटिव के अंदर एंटर हुई। चलो यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके नीचे देखिए उन्होंने नेगेटिव से आउटवर्ड बताया है, जो गलत है। फील्ड लाइन कभी नेगेटिव से बाहर नहीं निकलती है। तो सेकंड डायग्राम भी गलत है। जो सी डायग्राम है, सी, उसको देखिए। दोनों पॉजिटिव चार्ज है। दोनों पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए बोलिए? पॉजिटिव से फील्ड लाइन बाहर निकलेगी और ऐसे दूर जाएगी। क्लियर और नॉट? रिपल्सन होगा इनके बीच, मतलब यहां से फील्ड लाइन ऐसे। क्लियर और नॉट? पॉजिटिव से बाहर निकल रही है कि नहीं? फील्ड लाइन कहीं क्रॉस हो रही है? नहीं, पॉजिटिव से बाहर। मतलब सी डायग्राम की जो फील्ड लाइंस है ये वैलिड है। सी डायग्राम की जो फील्ड लाइंस है वो वैलिड है। डी डायग्राम आप देखिए, फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो डी सही नहीं है। क्लियर और नॉट? ई में क्या गलत है बच्चों बताओ? पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, नेगेटिव के अंदर जा, तो ई में गलत कहाँ है? ई में आप देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव से बाहर निकला, नेगेटिव के अंदर जा रहा है, सही है, लेकिन उन्होंने बीच में कहीं ऐसा सर्कल बनाया है। मतलब दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। Electric field line due to static distribution of charge can never form closed loop. याद कीजिए characteristic of field lines। तो क्वेश्चन नंबर 1.26, क्वेश्चन नंबर 1.26 काफी आसान था। क्लियर और नॉट? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.27 क्या लिखा है देखिए। 1.27 क्वेश्चन नंबर 1.27 में यहाँ पे क्या लिखा है?
देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1.27 में क्या लिखा है, in a certain region of space electric field is along the z direction throughout. In a certain region of space electric field is in z direction. देखो बच्चों ध्यान से, this is question number 1.27. In certain region electric field is present in z direction, but this electric field, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये यूनिफॉर्म नहीं है. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग कंटिन्यूअस. इसे x ले लेते हैं, इसे y ले लेते हैं, इसे z ले लेते हैं. अब क्या लिखा है देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन z डायरेक्शन. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली along the positive z direction at the rate of 10⁵ न्यूटन पर कूलम. मतलब इन पॉजिटिव z डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस एट द रेट d/dz 10⁵ न्यूटन पर कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर राइट. ओके, न्यूटन पर कूलम पर मीटर, क्योंकि न्यूटन पर कूलम तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है और ये डिस्टेंस आ गया इसलिए पर मीटर. तो पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेट से इंक्रीज हो रहा है. क्लियर? व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क experienced by a system having a total dipole moment equal to 10⁻⁻7 coulomb meter in negative z direction. See, total dipole moment is in negative z direction. Center of dipole को मैं ओरिजिन पे ले रहा हूँ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी. डू नॉट टेक इट सीरियसली. आप डाइपोल को z एक्सिस पे कहीं भी रख सकते हो, लेकिन डाइपोल मोमेंट जो है वो नेगेटिव z डायरेक्शन में है. उन्होंने फाइंड करने के लिए पूछा कि फोर्स कितना लगेगा और टॉर्क कितना लगेगा. फोर्स कितना लगेगा और टॉर्क कितना लगेगा. देखिए फ्रेंड्स, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है. सपोज यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, E, और यहां पे स्लाइटली इंक्रीज हो गया E+D. सपोज सी, डाइपोल में क्या होता है, +q एंड -q दे आर वेरी क्लोज. मतलब यहां से यहां चलते चलते आपने सपोज dz जितना डिस्टेंस कवर किया. कंफ्यूजन ना हो तो मैं +q को ओरिजिन पे लिख देता हूं. तो यहां से यहां कितना चले आप आगे, dz जितना. कितना चले आप आगे, dz जितना. +q जहां लोकेटेड है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कितना लिया, E, और dz आगे गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बढ़ गया, E+D. व्हाट इज नेट फोर्स ऑन दिस डाइपोल? चलो, +q के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एंड नेगेटिव के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, ऑपोजिट टू द फील्ड. बराबर ना? मतलब नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए हम ये दोनों जो फोर्स है ये फोर्स लगता है पॉजिटिव z में और ये लगेगा नेगेटिव z. ठीक है कि नहीं? क्लियर? और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो रही है इन पॉजिटिव z डायरेक्शन. क्लियर? इन पॉजिटिव z डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस. ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, मैं अपना घर का कुछ ऐड नहीं कर रहा हूं. तो यहाँ पे इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगा बताइए, बोलिए कितना नेट फोर्स लग गया. तो QEn -QE क्या हो गया, बोलो कट. तो क्या बचा, Q × D k कैप. इस डिस्टेंस को मैंने dz लिया है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं dz से डिवाइड करता हूँ और dz से मल्टीप्लाई करता हूँ. क्या हो गया बोलो, -q × dz. q × dz, q × dz को क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट. तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया q × डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज. एंड d/dz कितना है बोलो, 10⁵ k कैप. ये q × dz p का वैल्यू है, p का वैल्यू है. क्लियर? अब डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आपको दिया गया है कि नहीं दिया गया है, देखिए 10⁻⁷ कूलम मीटर. डाइपोल मोमेंट इज आल्सो गिवन 10⁻⁷ कूलम मीटर. दिस इज नॉट सेंटीमीटर, दिस इज कूलम मीटर. तो 10⁻⁷ कूलम मीटर इंटू 10⁵ k कैप क्या हो गया, 10⁻⁻2 k कैप. 10⁻⁻2 k कैप न्यूटन. मतलब फोर्स कितना लगा,
10⁻² न्यूटन इन नेगेटिव z डायरेक्शन। फोर्स कितना लगा? 10⁻² न्यूटन इन नेगेटिव z डायरेक्शन। फोर्स की वैल्यू 10⁻² न्यूटन, डायरेक्शन इज नेगेटिव z। क्लियर और नॉट? डायरेक्शन इज इन नेगेटिव z। क्लियर और नॉट? लो समझ में आ गया इतना? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E, और यहाँ पे कितना चेंज हो गया? E प्लस बी। क्यों मैंने यहाँ फील्ड ज्यादा लिया? क्योंकि z डायरेक्शन में फील्ड जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होता है एट दिस रेट। अगर आप dz जितना डिस्टेंस आगे गए, dz जितना डिस्टेंस आगे गए तो फील्ड बढ़ गया d जितना, तो यूनिट डिस्टेंस आगे गए होते तो फील्ड कितना बढ़ता? d/dz जितना, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यस और नो? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फील्ड इज गिवन इन z डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे आगे अगला सवाल जो आज के थियोरी लेक्चर के बेस पे है। आज का जो पहला लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा है आज का, तो दूसरा लेक्चर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा, ठीक है ना? क्योंकि सारे टॉपिक लिंक में चलते हैं। क्लियर? तो आपको सारे लेक्चर लिंक में देखने हैं, इसमें कुछ डाउट? इजी है ना? चलिए अगला सवाल, इसको मिटा देते हैं, इजी था, ठीक है? अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव के ऊपर फोर्स कहाँ लगता है? ऑपोजिट टू द फील्ड। ये याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 1.28 ऐसा है कि कंडक्टर ए विद अ कैविटी एज शोन इन फिगर is given a charge so that entire charge must appear on the outer surface of conductor। अब ये आपको तभी आएगा जब आपके पास कंडक्टर का कुछ नॉलेज होगा, और वो नॉलेज आपको आज के ही पहले वीडियो लेक्चर में बताया गया है। डे 15 वीडियो 1 में आपको बताया गया है कि अगर हम होलो कंडक्टर की सरफेस पे भी चार्ज रखेंगे, then charge will remain on its surface। चार्ज इसकी सरफेस पे ही रहेगा। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टर पॉसिबल नहीं है। कंडक्टर की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है कि नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो एज वेल एज इन स्टैटिक सिचुएशन। इन स्टैटिक सिचुएशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर भी जीरो होता है। अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो अगर आप गॉसियन सरफेस भी ले लो, अगर आप गॉसियन सरफेस भी ले लो तो E डॉट ds नेट चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन जीरो क्या होगा? नेट चार्ज अंदर तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्योंकि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। क्लियर और नॉट? Whenever there is no current passing through the conductor, whenever there is no current passing through the conductor or on the surface of conductor, क्या बताया गया था आपको? No current passing through conductor or on the surface of conductor। तो inside the conductor इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो Q by epsilon जीरो will be जीरो। अब Q by epsilon जीरो जीरो, तो अंदर कोई चार्ज रहने का चांस नहीं है। इसलिए ये जो चार्ज आप डिपॉजिट करोगे वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होगा। क्लियर? इट इज अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? तो आप अपनी तरह से आंसर लिखना जो मैंने बताया, बार बार वीडियो देखना और लिखना। अनदर कंडक्टर बी विथ चार्ज स्मॉल q इज इंसर्टेड इनटू द कैविटी। ओके? क्लियर? कीपिंग बी इंसुलेटेड फ्रॉम ए। तो देखिए, अब दूसरा सवाल ये है कि यहाँ हमने कोई चार्ज रखा B, एक बॉडी रखा जिसके ऊपर है चार्ज Q। आज सुबह ही आपको बताया गया, आज के लेक्चर में ही आपको पहले लेक्चर में बताया गया कि अंदर अगर हम कोई चार्ज रखते हैं तो यहाँ चार्ज इंड्यूस होगा। जितना चार्ज रखेंगे उतना ही ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा। पर यहाँ माइनस Q इंड्यूस होगा, और माइनस क्यू आया कहाँ से? सरफेस से। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये माइनस क्यू सरफेस से आया, मतलब इक्विवेलेंट चार्ज यहाँ कितना जनरेट होगा? प्लस क्यू।
तो कंडक्टर किस सरफेस पे चार्ज कितना आ गया, Q प्लस Q। सीधी बात है, क्लियर और नॉट। यहाँ आपने चार्ज रखा Q, ठीक है, तो यहाँ कितना चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस Q। इंड्यूस्ड चार्ज इज गिवन बाय माइनस Q इंटू 1 माइनस 1 बाई K। कहाँ इंडक्शन हो रहा है चार्ज का, कंडक्टर की सरफेस पे। ये सरफेस किसकी, कंडक्टर की। अरे भाई ये पूरा कंडक्टर है, हमने तो छोटा सा कैविटी बना दिया है। अगर यहाँ Q रखोगे तो यहाँ कितना चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस Q। अगर यहाँ माइनस Q इंड्यूस होगा, यहाँ माइनस Q ही क्यों होगा वो भी आपको पता है। अगर हम यहाँ गॉसियन सरफेस ले लें बेटा, देखो अब यहाँ पे नेट फील्ड क्या होता है, जीरो। अब नेट फील्ड जीरो होता है तो अंदर टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, बोलिए टोटल समेशन Q क्या होना चाहिए, जीरो। अब समेशन Q जीरो तभी होगा अगर यहाँ Q होगा और इस सरफेस पे कितना होगा, माइनस Q। इसलिए यहाँ माइनस Q पर आया, कहाँ से माइनस Q, कहाँ से प्रकट हो गया ये माइनस Q, अरे कहाँ से आ गया, यहाँ से माइनस Q आया। अब माइनस यहाँ से चलेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एक्सपोज, पहले से ही Q था, तो टोटल चार्ज आउटर सरफेस पे क्या हो गया, Q प्लस Q। इसीलिए आज आपको कंसेप्ट ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड बताया गया है, ठीक है ना। एक्चुअली ये टॉपिक सेकंड चैप्टर का, ठीक है। अब थर्ड क्या है, अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी केप्ट, is to be shielded from the strong electrostatic field in its environment. Suggest a possible way. Sensitive instrument, मैंने आज इंडी का कार बताई थी। Sensitive instrument to be stored inside the hollow conductor, because inside the hollow conductor कहाँ स्टोर करना चाहिए, inside the hollow conductor, क्योंकि hollow conductor को अगर आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो, hollow conductor को अगर आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड में होलो कंडक्टर को रखोगे तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट रखा है उसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड का कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो व्हाट इज द पॉसिबल वे, जस्ट कीप दैट इंस्ट्रूमेंट इनसाइड द होलो कंडक्टर। इज दैट क्लियर। अब 1.28 not 128. Now 1.29 नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान सवाल था, अगर आपने आज का लेक्चर ध्यान से देखा है पहला लेक्चर, तो सेकंड लेक्चर इजीली आप कर पाओगे, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अ hollow charged conductor has a tiny hole cut into its surface so that electric field in hole is sigma by 2 epsilon 0 n cap, where n cap is unit vector in outward normal direction and sigma is surface charge density near the hole. बड़ा अच्छा सवाल है ये। दिस इज अ कंडक्टर, यहाँ कहीं पे होल है। अब मैं क्या करता हूँ, ये होल बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, पर आपको दिखाई दे इसलिए इस होल को आपको दिखाई दे, इसलिए इस होल को थोड़ा सा बड़ा बताया गया है, आपको दिखाई दे। देखने जाना पड़ता है बाहर कि रिकॉर्डिंग तो कहीं बंद नहीं हो गया, नहीं तो पहले क्वेश्चन पढ़ा दिया, उसके बाद अगर देखने नहीं गया होता तो अभी तक मैं पढ़ा रहा होता और रिकॉर्डिंग नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी ये जो होल है वो कंडक्टर की सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको अभी कंसीडर कर लेता हूं इतने पोर्शन को, इसका एरिया लेट अस टेक ds। ये जो सरफेस है सपोज इट इज xy, ओके। अब ये पूरा कंडक्टर है, समझो होल है ही नहीं, होल है ही नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको कंडक्टर के दो पार्ट लेने हैं, एक एक्स वाई और एक एक्स आर वाई। चलो आर लिख देते हैं, एक एक्स वाई और एक एक्स आर वाई, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट यहाँ मैं ले लेता हूँ ए और यहाँ मैं ले लेता हूँ बी। बड़ा प्यारा सवाल है बेटा, समझना अच्छे से। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है
अगर यहाँ चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, अगर यहाँ पे जहाँ पे ये होल था, अभी होल नहीं है वैसे, यहाँ पे इन एक्स वाई रीजन चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बोलो? सुबह प्रूव किया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, यस और नो? एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। कैसे है सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो? कौन सी डायरेक्शन में होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। याद आया ना? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज मॉर्निंग के लेक्चर में हमने ये देखा था, आज मॉर्निंग के लेक्चर में हमने ये देखा था, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो रीजन के कारण है, एक एक्स वाई के कारण एंड एक एक्स आर वाई के कारण। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज E1 is due to xy and E2 is due to xry. Clear? E1 is electric field due to xy and E2 is electric field due to xry. ऐसा लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू xy and इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू xry, this net electric field is sigma by epsilon zero and cap. Clear? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, इनसाइड द कंडक्टर, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनना ध्यान से, इतना पोर्शन जो एक्स वाई पोर्शन है वो ऐसा है, B is very close to it, B is very close, A is also very close, so this can be considered as infinitely charged plane। ऐसा कर सकते हैं कंसीडर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव से बाहर, पॉजिटिव से बाहर, मतलब B पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई के कारण इस तरफ होगा, B पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई के कारण इस तरफ होगा। क्लियर और नॉट? लेकिन इनसाइड द कंडक्टर नेट फील्ड क्या होता है बोलिए? जीरो। इनसाइड द कंडक्टर नेट फील्ड जीरो होता है, तो रिमेनिंग पार्ट के कारण एक्स आर वाई के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होना चाहिए, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक्स आर वाई उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। क्लियर और नॉट? तो अगर मैं यहाँ पे ई एक्स वाई, क्लियर, माइनस ई एक्स ई आर वाई, ई एक्स आर वाई क्या ले लेता हूं बोलिए? जीरो। इसको हम जीरो ले लेते हैं। क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी होगा जब यहाँ पे जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका होगा। वेक्टर साइन निकाल देते हैं बेटा, ठीक है ना? क्योंकि अगर मैं इसको ई एक्स वाई लिख रहा हूँ तो इसको मैं ई एक्स वाई नहीं लिख सकता हूँ, मुझे माइनस ई एक्स वाई लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, जितना फील्ड यहाँ होगा उतना ही फील्ड यहाँ होगा, ऑन बोथ साइड फील्ड वुड बी इक्वल। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जीरो। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमें ये पता चलता है कि जितना एक्स वाई होगा उतना ही एक्स आर वाई होगा। दोनों की वैल्यू कैसी होगी? सेम। दोनों की वैल्यू सेम। और यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन भी कैसी होगी? सेम। यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव के कारण भी फील्ड इधर, और रिमेनिंग पार्ट के कारण, देखिए रिमेनिंग पार्ट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव पूरा कहाँ है? लोअर साइड पे है, तो फील्ड यहाँ पे नेचुरली बाहर की तरफ ही जाएगी। क्लियर और नॉट? और फील्ड का कोई भी कंपोनेंट टेंजेंशियल होना ही नहीं चाहिए, इसलिए फील्ड कंपलसरी इस पोर्शन को नॉर्मल होगी। तो ई एक्स वाई एंड ई एक्स आर वाई दोनों कैसे होंगे? इक्वल। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम क्या लिख लेंगे बोलो? अगर यहाँ पे भी आपको वेक्टर साइन नहीं रखना है तो मत रखो, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू ऐड करोगे तो वैल्यू क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। तो ई एक्स वाई एंड ई एक्स आर वाई दोनों कैसे इक्वल अगर यहाँ रख दे तो 2EXY और 2EXRY, EXY क्या है और EXRY क्या है बेटा? समझ में आ रहा है ना? तो EXRY क्या हो जाएगा बोलिए? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जीरो। समझना ध्यान से। फिर से, पूरा कंडक्टर था, क्वेश्चन में पूरा कंडक्टर नहीं है, होल है, ठीक है? मैंने क्या किया, उस होल की जगह मैंने कंसीडर कर लिया कि ये कंडक्टर प्रेजेंट ही है,
इन रियलिटी हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्स आर वाई। समझ में आ रहा है ना, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्स आर वाई एट दिस होल। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ एक कंडक्टर का जो ये कंडक्टर उसको कंसीडर ही कर लिया, समझा कि भाई होल है ही नहीं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पोर्शन के कारण भी होगा जो हमने घर से लेके आए, और उन्होंने जो दिया है उसके कारण भी होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपल्सरी परपेंडिकुलर टू सरफेस होना चाहिए। नाउ दिस टू पॉइंट्स, ए पॉइंट इज आउटसाइड द कंडक्टर, बी पॉइंट इज इनसाइड द कंडक्टर। ये पॉइंट बाहर है, समझना ध्यान से, ये पॉइंट बाहर है, ये पॉइंट अंदर है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ए पॉइंट पे वो एक्स वाई के कारण भी होगा और वो एक्स आर वाई के कारण भी होगा। ई एक्स वाई मतलब कितने पोर्शन के कारण फील्ड, और एक्स आर वाई मतलब रिमेनिंग पोर्शन के कारण फील्ड। ये बात समझना, ठीक है। और ये जस्ट आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। लेकिन जस्ट इनसाइड देखिए, अब ये पॉइंट जो है ये पोर्शन के दोनों साइड पे, यहाँ भी पॉइंट लिया, यहाँ भी पॉइंट लिया, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई के कारण है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई के कारण यहाँ पे होगा, और ये होगा ई एक्स वाई। लेकिन ई एक्स आर वाई इस पोर्शन के कारण यहाँ जो फील्ड है वो ऊपर की तरफ ही क्यों होना चाहिए बताइए, क्योंकि यहाँ नेट फील्ड क्या होगा, जीरो। तो बी पॉइंट पे, ये ए पॉइंट की बात कर रहे थे कि ये दोनों फील्ड का समेशन इतना होना चाहिए, लेकिन बी पॉइंट पे दोनों देखिए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और उनके मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन क्या होगा बोलिए, जीरो। अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ई एक्स वाई क्या मिल जाएगा बोलिए, 2xy सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। तो ई एक्स वाई क्या मिल गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो, एंड ई एक्स आर वाई भी उतना ही है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो। अब समझिए, अगर मैं यहाँ से ये होल हटा देता हूँ तो ई एक्स वाई हट जाएगा। अब ई एक्स वाई हट जाएगा, देखिए दोनों जगह पे दो फील्ड थी बाहर, जैसे यहाँ पे दो फील्ड है वैसे यहाँ ई एक्स वाई भी था और ई एक्स आर वाई भी था। ई एक्स वाई मतलब क्या, इतने पोर्शन के कारण फील्ड, और ई एक्स आर वाई मतलब ये रिमेनिंग पोर्शन के कारण फील्ड, ये पोर्शन के कारण यहाँ फील्ड। अब अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मतलब यहाँ तो होल पहले से था, तो ई एक्स वाई चला गया, ये ई एक्स वाई चला गया। देखिए अब ई एक्स आर वाई जस्ट नियर द होल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड और नॉट, होल के बाहर की तरफ है कि नहीं फील्ड, कितनी है ई एक्स आर वाई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो। हेंस नियर द होल इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो एन कैप। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट होल। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, टिपिकल है, लेकिन इसीलिए मैंने आज मॉर्निंग का लेक्चर बताया था, हमने ये प्रूव किया था ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज टू द सरफेस सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो कैसे आता है, फिर से बता देता हूँ कैसे आता है। कहीं भी अगर आप एक छोटा सा सिलेंडर कंसीडर करते हो टू द सरफेस ऑफ चार्ज द कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, फ्लक्स जो है, वो सिर्फ यहाँ से पास होगा, ये वाले सर्कुलर फेस से। यहाँ से क्यों फ्लक्स पास नहीं होगा, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर फील्ड जीरो होता है। कर्व सरफेस में से भी फ्लक्स पास नहीं होगा, क्योंकि फील्ड लाइन कर्व सरफेस को कैसे होगी, टेंजेंशियल। तो यहाँ पे जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना है, ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया ए, और ये फ्लक्स पास कितना होगा, सपोज यहाँ चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एरिया ए है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंटायर कंडक्टर, इट इज अ रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ होल कंडक्टर, कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। इसलिए हमने यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो कंसीडर किया हुआ है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नाउ इट इज ऑलरेडी क्रॉसिंग 29 मिनट एंड वी हैव स्टिल टू कवर 1.30, 1.31, 32, 33 एंड 34। सो लेट अस कवर इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अभी आप इतना देख लीजिए, ठीक है।